पूरे जो पूर्व का, बल्कि पूरे पूर्व के लिए बोलते थे कि पूरे पूर्व का जो साहित्य है वो ब्रिटिश के एक दराज में रखी किताब, यानी कि पूरी एक दराज के बराबर भी नहीं है। इस तरीका की थॉट वो रखते थे। लेकिन मैं कहता हूं कि सिर्फ एक भी, बाबा साहेब अम्बेडकर की एक बुक है इसके ऊपर, हु वर शूद्रास, है ना, शूद्रास कौन है, वो बुक अगर आपको कभी टाइम मिलता है तो आप वो बुक पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि ये जाति व्यवस्था है क्या, वो क्या है, यहाँ पे जो अभी हम हिंदी बोलते हैं वो प्योर हिंदी नहीं है, वो हिंदुस्तानी के रूप में है, यानी कि उर्दू प्लस हिंदी का जो मिला जुला रूप है वो हिंदुस्तानी भाषा के रूप में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। प्रश्न कैसा भी आए, लेकिन उसके लिए आपके पास तर्क होने चाहिए। मैं आपको बताता हूं, अगर आप वास्तव में इतिहास के प्रश्न लिखते हैं तो तर्क और तथ्य आपके पास में होने चाहिए, उनको परखने की जो विधा है वो आपके पास होनी चाहिए, तो आप ये सब कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। ये बात जो लिखी हुई है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास की उपेक्षा की, ये जो लाइन इसमें लिखी गई है, क्या ये बात सही है? ये बात जब आप, मैं ये पूरा पढ़ा दूंगा ना आपको समझ में आ जाएगी कि वास्तव में ये बात सही है जो इस किताब में लिखी हुई है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत में एक अलग ही तरीका का जो इतिहास है वो लिखा जाता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन विपिन चंद्रा जैसे इतिहासकार हैं, हाँ, हम तो आपको सुधारना है, आप तो जंगली थे, आप आदि मानव थे, उन्हें फिर ये बताना शुरू किया कि नहीं नहीं, हमारे पास तो चरक थे, हमारे पास सुश्रुत थे, हमारे पास आर्यभट्ट थे, हमारे पास कालिदास थे, हमारे पास तुलसीदास थे, हमारे पास तो एलोरा की गुफाएं हैं, हमारे पास तो ये परसेंट नहीं, उसे इतना चाहिए, रुपया में ही चाहिए, यानी कि 160 रुपया। ये मैं आपको एक उदाहरण लेकर के बता रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि ये स्थायी कर दिया उन्होंने, और अब उन्हें चाहिए, हो सकता है ना हो इतना, तो उसमें क्या है, फिर बाद में उन्होंने कहा कि देखो अगर आप ये नहीं दे पाते तो आपको हम अपनी जमीन को बेचने का राइट देते हैं। जबकि इससे पहले भारत में उत्तराधिकार में आपको जमीन मिलती थी, ना कि जमीन बेची और खरीदी जाती, कि स्टेटमेंट पेपर में आया नहीं कि हम उसे सत्यमान का आंसर लिख देते। और फिर होता क्या है, 10,000 में से 3,000 में भी गिनती नहीं आती। ये है वो कारण, और ये कारण एक दिन में नहीं बनता, और इसके ठगे हुए सब हैं, मैं, आप सब, और वो भी इसी के देन है। लेकिन समस्या ये है वो जागे नहीं अभी भी। वो उन्होंने क्या किया कि जो उनका शोषण जिसने किया, अब वो किसी और का शोषण कर रहे हैं आज समाज में। क्यों नील विद्रोह का जैसा विद्रोह होता है भारत में, है, हाँ, ये समझ आना चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक लिखेंगे अब आप। लेकिन इसमें भी उन्हें लाभ नहीं मिला, क्योंकि उन्हें अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिला। हेलो फ्रेंड्स, यह इस सीरीज का, इस यूनिट का तीसरा लेक्चर है, और आज हम प्रारंभ करेंगे एक प्रश्न से, और वो प्रश्न आप लिखेंगे पहले, ठीक है, या फिर हम पहले डाल लेते हैं क्या है ये, एक सेकेंड, इसका आप डालेंगे पहले, यहाँ पे लिखेंगे टॉपिक क्या है जी, टॉपिक क्या है इसमें आज का है, राष्ट्रवादी इतिहासकार। राष्ट्रवादी इतिहासकार, इसे आप देखेंगे, ये यूनिट है फर्स्ट, और लेक्चर है ये तीसरा, ठीक है, हाँ। तो आप ये लिखेंगे, और इसे डाल करके आप लिखेंगे आज का जो लेक्चर है वो हम प्रारंभ करेंगे एक प्रश्न से, और इस प्रश्न को जब मैं ये पूरा टॉपिक कवर कर दूंगा, राष्ट्रवादी इतिहासकार, तब आप ये प्रश्न का आंसर देने में पूरी तरीक़ा से सक्षम हो जाएंगे। या आप ये प्रश्न जब आपके माइंड में आएगा, जो मैं अभी आपको लिखाऊंगा, तो इसके आधार पर आप पूरा लिखते हुए जाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से जो है जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्न के, इस टाइप के जो प्रश्न हैं उनके लिए आपको तैयार रहना। तो प्रश्न आप डालेंगे, आप इसे लिखेंगे प्रश्न को, भारत को लेकर लिखेंगे, भारत को लेकर अंग्रेजों की दृष्टि, भारत को लेकर अंग्रेजों की दृष्टि ने पूर्णतः आधुनिकीकरण की थी, ने पूर्णतः आधुनिकीकरण की थी, और ने ही पश्चिमीकरण की, और ने ही पश्चिमीकरण की। ठीक है, न ही पश्चिमीकरण की। वस्तुतः उनकी नीतियां साम्राज्यवादी हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। विश्लेषण करें।
विश्लेषण करें। इस टाइप के जो प्रश्न हैं ये आपको इनके लिए तैयार रहना है, ठीक है। हाँ, तो लिखेंगे। अब हम ये प्रश्न हमने आपको लिखा दिया है। अब जो मैं आपको यहाँ पे लिखाऊंगा आप उसके साथ में मैच करेंगे। मैंने आपको साम्राज्यवादी इतिहासकार ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, उसके किस टाइप के जो प्रश्न बन सकते हैं आपको वो मैं करा चुका हूँ और उसमें से प्रश्न आए हुए भी हैं। तो अब हम ये जो प्रश्न मैंने आपको लिखाया है यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है राष्ट्रवादी इतिहासकार। और आप लिखेंगे, अब आप इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट डाल करके, ये प्रश्न का उत्तर नहीं लिखा रहा हूँ। अब आप यहाँ से थ्योरी लिखना प्रारंभ करेंगे और लिखेंगे राष्ट्रवादी इतिहासकार, और इसके इस तरीका से लिख करके और यहाँ पे पॉइंट डालना शुरू करेंगे, ABC इस तरीका से लिखेंगे। मैं एक बार आपको पढ़ाई भी देता हूँ, जो आपको बुक्स में तो इस टाइप से आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको एक दृष्टि दे रहा हूँ और वो दृष्टि है कि अगर आप ये समझ गए ना, ये वाला पूरा यूनिट आप समझ जाते हैं तो आने वाला जो इतिहास है पूरा मॉडर्न हिस्ट्री उसको समझने में आपको बहुत मदद मिलने वाली है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल साइंस जैसे विषय और इकोनॉमिक्स जैसे थ्योरेटिकल विषय भी आपको समझने में मदद मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत की जो पूरा इतिहास है यानी कि उसके अंदर आपको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी आप देख सकते हैं, कल्चरल पर्सपेक्टिव भी आप देख सकते हैं, मेडिवल इंडिया भी आप देख सकते हैं। तो एक समझ आपको, एक होलिस्टिक समझ जो है आपको बन जाएगी इतिहास के प्रति, ठीक है। कि आखिर इतिहास को पढ़ें कैसे, समझें कैसे, क्या क्या दृष्टिकोण है, क्या सिर्फ जो बोल रहे हैं वो मानते हैं हम चले जाएं, या उसके जो विपरीत भी क्या कोई ऐसे मत है ना। हाँ, वो सारा कुछ देख करके आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे पहले आप राष्ट्रवादी उपागम। मैं पहले आपको पढ़ाई देता हूँ इसे, देखना एक बार, क्योंकि बुक्स के अंदर तो आपको इतना ही देखने के लिए मिलेगा, है ना, बहुत ज़्यादा आपको मिलता नहीं है। देखना, राष्ट्रवादी उपागम यानी कि ये राष्ट्रवादी यानी कि नेशनलिज्म स्कूल के जो लोग हैं कौन कौन है उसमें मैं आपको दिखाई देता हूं। राष्ट्रवादी उपागम का विकास औपनिवेशिक उपागम के सामना करने यानी कि उसको काउंटर करने के लिए और प्रत्युत्तर देने के रूप में हुआ था। यह भारतीय लोगों और उनके ऐतिहासिक अभिलेखों की औपनिवेशिक झूठी निंदा के सम्मुख राष्ट्रीय आत्मसम्मान के निर्माण का एक प्रयास था। यानी कि जो अंग्रेज बोल रहे थे, यानी कि उन्होंने क्या कि शोषण तो किया, लेकिन उस शोषण को वो विकास का नाम दे रहे थे कि हमने भारत को सभ्य बनाया। जो मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस दोनों लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूं, वो इस तरीका की जो बातें कर रहे थे, तो उनको काउंटर करने के लिए राष्ट्रवादी इतिहासकार हुए और वो उन्हें काउंटर करने के लिए आए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है जैसा ये बोल रहे हैं, बल्कि इनकी जो हिडन एजेंडा है, जो कि मैंने प्रश्न भी आपको लिखा है वो साथ साथ आप देखते चलना, ठीक है। इनका जो हिडन एजेंडा है वो कुछ अलग है, यानी कि आपने अत्याचार भी किए और लेकिन उन अत्याचारों को आपने क्या कहा, एक अलग से रूप देने का प्रारंभ कर दिया कि नहीं नहीं हम ऐसे नहीं हैं, बल्कि हम तो आपका उद्धार करने के लिए आए, हम तो देखो बहुत अच्छे लोग हैं। ये तो इनको काउंटर करने के लिए ये राष्ट्रवादी इतिहासकार। और दूसरा जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपको साम्राज्यवादी होना है और साम्राज्यवाद आपको लेकर के आना है भारत जैसे देश में जिसकी एक दसियों हजार वर्ष की एक संस्कृति है, उसका एक अपना एक बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कल्चर है, अगर वहाँ पर आपको ऐसे देश के अंदर अगर आपको साम्राज्यवाद लेकर के आना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको उसके कल्चर यानी कि उसकी संस्कृति और उसके समाज को तोड़ना पड़ेगा। यानी कि जो उसकी कनेक्टिविटी है आपस में, अगर हम ये जानते कि भाई हमारे यहाँ तो सुश्रुत भी हुए हैं, हमारे यहाँ तो आर्यभट्ट भी हुए हैं, हमारे यहाँ तो कालिदास भी हुए हैं, तुम तो अपने एक शेक्सपियर को लेकर के ही बस उछल रहे हो, हैं जो एक देहला का, जैसे कि मैं वो ऐसा बोलते थे कि पूरी जो पूर्व का, बल्कि पूरे पूर्व के लिए बोलते थे कि पूरे पूर्व का जो साहित्य है वो ब्रिटिश के एक दराज में रखी किताब यानी कि पूरी एक दराज के बराबर भी नहीं है। इस तरीका की थॉट वो रखते थे। लेकिन मैं कहता हूं कि सिर्फ एक व्यक्ति का भी सामना पूरा वेस्ट नहीं कर सकता था। ये अगर आपको इस इतिहास से काट दिया जाता है कि नहीं नहीं तुम्हारा तो ऐसा कोई बैक है ही नहीं, आप तो असभ्य लोग हैं और आपको सभ्य करने की जो जिम्मेदारी है वो हमने उठाई है, अगर इस तरीका के थॉट, और आपको आपके कल्चर से काट दिया, तो कल्चर से काटा गया। कौन थे वो? ईसाई मिशनरी थे। ईसाई मिशनरी क्या कार्य कर रहे थे भारत में? यही तो कर रहे थे, आपको आपकी जो संस्कृति है उससे विलग करने का कार्य, आपको अपनी संस्कृति के प्रति हीन दृष्टि पैदा करने का कार्य वो कर रहे थे। और ये पूरी की पूरी सपोर्ट थे किसके? कंपनी के। और कंपनी किसकी सपोर्ट थी? बल्कि कंपनी और ब्रिटिश सरकार के सपोर्ट थे वो। यही राष्ट्रवादी इतिहासकार बोलते हैं,
यही राष्ट्रवादी इतिहासकार बोलते हैं। और इन दोनों को हम इनके जो प्रश्न आएंगे वो दोनों को क्या करना पड़ेगा, देखो जो मेंस के प्रश्न होते हैं उनमें आपको जो भी एक स्टेटमेंट देगा या कोई भी आपको बोलेगा और उसके लिए टिप्पणी कराने के लिए बोलेगा या स्पष्टीकरण करने के लिए बोलेगा, तो वहां आपको काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा, समझ गए। क्योंकि यहाँ मैंने जैसे कि आपको बताया, ना तो पूर्णतः कोई सत्य होता है ना पूर्णतः असत्य होता है, एक बीच का जो मार्ग होता है। ना ही तो राष्ट्रवादी पूरी तरीका से सत्य बोल रहे हैं और ना ही जो साम्राज्यवादी है पूरी तरीका से झूठ बोल रहे हैं। इसलिए दोनों को आपको समझ करके ही अपने आंसर फॉर्मेट करने पड़ेंगे। आप एक साथ एक्सट्रीम नहीं जा सकते। अगर मेंस के आंसर आपको लिखने तो एक्सट्रीम आप जाकर के नहीं लिख सकते, समझ गए ना आप। हाँ, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो क्यों आए थे, क्योंकि उसे काउंटर करने के लिए आए थे और जो मौजूदा ऐतिहासिक स्रोत थे उनके विश्लेषण के आधार पर औपनिवेशिक ऐतिहासिक विवरणों का असत्यता को सिद्ध करने का उन्होंने प्रयास किया। जो कि बोल रहे थे कि भाई आपका तो कोई इतिहास ही नहीं है, आपकी तो कोई संस्कृति नहीं है, गरीब थे आप। जबकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, सोने की चिड़िया कहते थे भारत को। और वो क्या सिद्ध कर रहे थे कि भारत तो गरीब देश था और गरीब था, इनके पास संसाधन नहीं थे, इसलिए तो यहाँ अकाल आ रहे हैं। अकाल भी आया तो उसको भी उन्होंने अलग रंग देने का प्रयास किया। और इसी को काउंटर करने के लिए हमारे राष्ट्रवादी इतिहासकार आते हैं। आपको मैं समझाता हूँ, चलो। भारतीय इतिहास के राष्ट्रवादी उपागम को ऐसे उपागम के रूप में विवेचित किया जा सकता है जिसने राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाने में योगदान किया और धार्मिक, जाति, भाषाई या वर्ग के भेदभाव के सम्मुख लोगों को एकजुट किया। क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि मध्यकाल जो इतिहास है, यानी कि आप मध्यकाल के पूरा बांट करके आप देखते हैं तो एक तो आप एंसेंट देखते हैं प्राचीन भारत का और दूसरा देखते हैं मध्यकाल। अगर आप प्राचीन भारत में जाकर के आप देखेंगे तो वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी, समझ गए आप। जाति व्यवस्था के जो साक्ष्य हैं वो आपको प्राचीन इतिहास में नहीं मिलते या प्राचीन भारत में नहीं मिलते हैं, बल्कि जो मेडिवल इंडिया है जहां पर भारत को कॉन्कर करने के लिए विदेशों से आक्रांत आए थे, उनके वजह से यहाँ पर एक तो डिस्टॉर्शन आता है। आपको पता है जब भी दो सभ्यताएं आपस में आती हैं या कोई भी देश इस तरीका से गुलाम बनता है तो उसके जो साक्ष्य होते हैं, कोई भी देश, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई अन्य देश किसी एक्स देश को वाई देश अगर गुलाम बनाता है, उसे गुलाम बनाए रखने के लिए सबसे पहले उसकी संस्कृति से उसे काटना पड़ेगा। उसकी जो आज की स्मृति है वो पुरानी से हटा देनी पड़ेंगी, तभी आप उन्हें परमानेंट गुलाम बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते, समझ गए आप। हाँ, और अगर उन व्यक्तियों को जिनका एक क्या है, एक प्रस्पर और वाइब्रेंट इतिहास रहा, एक ऐसा कल्चर रहा है, उन्हें आप नहीं बना सकते, समझ गए आप। इसी से काटने के लिए ये सारा कार्य चल रहा था। इसको काउंटर करने के लिए राष्ट्रवादी इतिहासकार आए और उन्होंने राष्ट्रवादी उपागम के, यानी कि वो एक लोगों का एक समूह था जो इस इतिहास के हैं, और उन्होंने इनका तथ्यों के आधार पर खंडन करना प्रारंभ कर दिया। और वही खंडन और मंडन, दो ही चीज होती है, एक तो होता है खंडन और एक होता है मंडन, यानी कि दोनों के आधार पर ही आपको अपने प्रश्न जो है उनके आंसर करने होंगे, समझ गए आप। हाँ, बैलेंस करके। ज़्यादातर आपको जो मेंस में भी आप देखेंगे प्रश्न, जितना भी यूपीएससी प्रश्न पूछता है, चाहे वो इतिहास के ऑप्शनल के अंदर पूछता हो और या ही वो आपको जीएस के अंदर पूछता हो, लेकिन आपको ज़्यादातर जो बैलेंस आंसर लिखना है वो इंडिया को क्या करना, फेवर करते हुए आंसर लिखना होगा। ऐसा नहीं है आप कंपनी को ही न्यायोचित ठहराने लगे, नहीं। उनकी जो उनकी परेशानी थी, जो वो भारत में कर रहे थे, उसको तो आपको दिखाना पड़ेगा, ये समझे आप। लेकिन पूरी तरीका से बायस्ड आंसर आप नहीं लिख सकते, नहीं राष्ट्रवादी ही सही है, नहीं मार्क्सवादी ही सही है, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। बैलेंस यानी कि 70-30 का रेशो हो सकता है, 80-20 का रेशो हो सकता है, वो प्रश्न के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रश्न जो है वो किस पिच पे पूछा गया है, उसी के आधार पर आप ये सब करेंगे, ठीक है। हाँ, तो भारतीय इतिहास के राष्ट्रवादी उपागम को कैसे उपागम के रूप में विवेचित किया जा सकता है जिसने राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाने में योगदान किया है और धर्म, जाति और भाषाई वर्ग भेदभाव के सम्मुख लोगों को एकजुट किया है। तो जो जाति व्यवस्था है वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के तहत आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि देखो, ये हमारे यहाँ थी नहीं, ये जाति हमारे यहाँ नहीं थी। इसके ऊपर एक बाबा साहेब की एक बुक है, बाबा साहेब अंबेडकर की एक बुक है इसके ऊपर, हु वर शूद्राज, है ना। शूद्राज कौन है, वो बुक अगर आपको कभी टाइम मिलता है तो आप वो बुक पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि ये जाति व्यवस्था है क्या, वर्ण व्यवस्था तो आपको मिलेगा, प्राचीन इंडिया से भी मिलेगा, लेकिन जाति व्यवस्था जो है उसको किस तरीका से डिस्टॉर्ट किया गया है, भारतीय इतिहास मैं आपको बताने वाला हूं, या इस प्लेटफॉर्म पर बताऊं या फिर आगे कभी कहीं मैं इसका विवेचना करूंगा कि भारत का जो इतिहास है उसको आज़ादी के बाद में और आज़ादी से पहले किस तरीका से डिस्टॉर्ट किया गया, वो किस तरीका से तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, जिसका बेसलेस है
मैं बता रहा हूं जिसके, अबे देखो मैंने आपको बता दिया है कि इतिहास कैसे लिखे जाना चाहिए, इतिहासकार है कौन, ठीक है, उसमें तथ्य होने चाहिए, तर्क होने चाहिए। लेकिन मैं उन इतिहासकारों को आपके सामने एक्सपोज करूंगा जो इंडिया में एक बहुत बड़ा नाम अपने आप में कहते हैं, ठीक है, बड़ा नाम उन्हें कहते हैं, लेकिन उनके अंदर जो उन्होंने बुक लिखी है, उन इतिहास की बुकों को मैं आपको यहां पर कराऊंगा, कहीं ना कहीं तो कराऊंगा। उनमें मैं आपको बताऊंगा, देखो ये व्यक्ति ये बात लिख रहा है, लेकिन आप इतिहास में जाकर के क्या कहीं भी इसे चेक कर लेना, ये फैक्ट आपको मिलने वाला नहीं है। उन्होंने झूठी तरीका से वो इतिहास लिखा है, और ये भारत का दुर्भाग्य है। भारत का ये दुर्भाग्य है कि भारत का इतिहास जो है उसको अन्य लोगों ने लिखा, भारत के पर्सपेक्टिव से कभी नहीं लिखा गया। भारत की कल्चर, भारत की संस्कृति पर आज भी लोगों को क्या है, वो मानते, वो अपमानित होते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम भारत की जो इतिहास है, भारत की जो संस्कृति है, अगर हम उसे स्वीकार करते हैं तो वो क्या है, हीन है। समझ गए ना आप? तो इस तरीका की जो भावना है, ये सब क्या है, हम आज भी साम्राज्यवाद को तोड़ नहीं पाए हैं। हमने बाहर से साम्राज्यवादी भगा दिए, लेकिन आज भी हमारे अंतस चेतना में ये बातें बैठी हुई हैं। समझ गए? क्योंकि ये आप प्राउड, संस्कृत बोलने में क्या है, हमें हीनता आती है, ठीक है, हम सीखना भी नहीं चाहते। हमें हिंदी तक बोलने में, क्योंकि हिंदी जो है वो क्या है, यहाँ पे जो अभी हम हिंदी बोलते हैं वो प्योर हिंदी नहीं है, वो हिंदुस्तानी के रूप में है, यानी कि उर्दू प्लस हिंदी का जो मिला जुला रूप है, वो हिंदुस्तानी भाषा के रूप में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो ये जो है ये जो भाषा, धर्म, जाति, जिस आधार पर भारतीय समाज बटा हुआ था, वो उस आधार पर उन्होंने बताया कि ये तो सब आपकी ही कृपा रही है इसे करने में, ये पहले ऐसा नहीं था। राष्ट्रवादी उपागम मुख्य रूप से भारतीय इतिहास के प्राचीन और मध्यकालीन युग के बारे में वर्णन करता है। यह आधुनिक काल में मौजूद नहीं था, यह आधुनिक काल में मौजूद नहीं था और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अस्तित्व में आया। 1947 से पूर्व आधुनिक भारत के राष्ट्रवादी इतिहासकारों का कोई संप्रदाय स्कूल मौजूद नहीं था। अब आप समझ में आ गए ना ये बात? यानी कि जब यहाँ पे हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी, उससे पहले कोई भी क्या राष्ट्रवादी इतिहासकार पनप सकता था क्या? यहाँ पे नहीं पनप सकता था, क्योंकि यहाँ पर एक थी साम्राज्यवादी सरकार। अगर वो ऐसा करते तो उन पर क्या लगा दिए जाते, नेशनल, हाँ, यानी कि उनके ऊपर लगा दिया जाता राष्ट्रद्रोह का केस और उन्हें डाल दिया जाता जेल में। तो उससे पहले तो होने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसके बाद में भी, आज़ादी के बाद में भी ये सब क्यों हुआ? क्योंकि जो भारत का इतिहास था पहले तो उसको डिस्टॉर्ट किया ही गया, लेकिन आज़ादी के बाद में भी उस इतिहास को उस रूप में नहीं लिखा गया जिस रूप में लिखा जाना चाहिए था। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, मुगलों को आप उनकी 4-4 पीढ़ी आप देख सकते हैं इतिहास के अंदर, लेकिन ऐसे बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के ऐसे राजा हुए, राजपूताना स्टेट में ऐसे राजा हुए, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, बहुत ऐसे राजा महाराजा हुए जिनका मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, लेकिन उनका जो कि मेडिवल हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, उनका कहीं आपको जिक्र ही नहीं मिलता, और मिलता है तो थोड़ा बहुत कहीं कोई कोने में इस तरीका से। ये क्या है? इतिहास ऐसे नहीं लिखा जाता। यहाँ पे क्या हो गया, भेदभाव पूर्ण है, और जहां भेदभाव आ गया वो इतिहास हो ही नहीं सकता। फिर भाई देखो, इतिहास, कहानी, नाटक फिर है क्या? ये साहित्य की विधा ही तो है। ये अगर ये विधा है तो सबका अपना कुछ ना तो कुछ गुण होगा। इतिहास ऐसा नहीं लिखा जाता जैसे कि भारत के अंदर लिखा गया है, ये याद रखना। लेकिन हम वो पढ़ेंगे, और जब मैं आपको सारा, यानी कि एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न और आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये सारे हम पढ़ा देंगे, उसके बाद में आप कनेक्ट कर पाएंगे सारी इवेंट्स को और एक अच्छे आंसर आप लिख पाएंगे। प्रश्न कैसा भी आए, लेकिन उसके लिए आपके पास तर्क होने चाहिए। मैं आपको बताता हूं, अगर आप वास्तव में इतिहास के प्रश्न लिखते हैं तो तर्क और तथ्य आपके पास में होने चाहिए, उनको परखने की जो विधा है वो आपके पास होनी चाहिए, तो आप ये सब कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये जो है आज़ादी से पहले इस प्रकार के कोई भी स्कूल आपको नहीं मिलता, इस तरीका का संप्रदाय कोई नहीं मिलता है। दादा भाई नेरोजी, एमजी रानाडे, जीवी जोशी, आरसी दत्त, केटी तेलंग जी के गोखले एंड डीआई वाचा जैसे गैर अकादमिक राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा 19वीं शताब्दी के अंत में उपनिवेशवाद की विस्तृत और वैज्ञानिक आलोचना विकसित की गई। समझ गए? 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में केटी शाह, वीसी काले, सीएम व्हीकल, डी आर गाडगिल, ज्ञान चंद, वीके आर वी राव, वाडिया एवं मर्चेंट जैसे कई अकादमिक अर्थशास्त्रियों ने उनके पदाचिन्हों पर का अनुसरण किया। यानी कि ये जो थे, अधिकतर इनमें जो थे वो आलोचक थे किसके, जो
इनका एक अर्थशास्त्र की थ्योरी थी वेल्थ ऑफ ड्रेन, यानी कि भारत के अंदर भुखमरी हो रही है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं अपने साम्राज्यवाद का, भाई साम्राज्यवाद का यही है ना, किसी भी देश को कैप्चर कर लेना है, उसके मानव संसाधन हो या फिर जो भी संसाधन है उनका क्या करना है, शोषण करना है, बस ये है उनका कुल उद्देश्य, और अपने जो मूल देश है उसके विकास में उनको लगाना है, ये उद्देश्य होता है सारा, और ये वो पूरी तरह से कर रहे थे। तो इसका जो एक आर्थिक रूप से आलोचना जो है, इनमें से अधिकतर जो है आर्थिक आलोचक के रूप में आप देखेंगे, उन्होंने डेटा एनालिसिस, आज की भाषा में कहें तो डेटा एनालिसिस किया, और उन्होंने पाया कि जिस देश में, यानी कि अगर भारत एक उपनिवेशवाद है, उपनिवेशवाद जो देश है उस देश के अंदर ये जो शोषण कर रहे हैं, उस देश के पास इतना तो नहीं है कि वो अपने लोगों को भी खिलाए, लेकिन यहां से अनाज लेकर के, यहां से पैसे लेकर के वो अपने मूल देश भेज रहे हैं जो उपनिवेशवादी लोग हैं वो। तो इन्होंने इस तरीका से नहीं कि कोई इन्होंने इतिहास लिखा, ये इतिहासकार ऐसे नहीं है, ये कोई बहुत बड़े इतिहासकार इसमें नहीं, अर्थशास्त्री अधिकतर, और एक आलोचक के रूप में उन्होंने ये सारा कार्य किया था। राष्ट्रवादी उपागम ने सामाजिक सुधार आंदोलन को उचित स्थान दिया, लेकिन ये सामाजिक सुधार आंदोलन में पढ़ाऊंगा अलग, आंदोलनों को उचित स्थान दिया, लेकिन उनका इस ओर आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं रहा। उन्होंने अक्सर निम्न जाति और जनजातियों द्वारा चलाए गए मुक्ति आंदोलनों की उपेक्षा की। समझ गए आप यहाँ पे, ये जो आप समझ रहे हैं, हाँ, यानी कि यहां से एक नई टाइप का ही इतिहास लेकर के आएगा, यानी कि जो दलित, वंचित, पिछड़े जो लोग हैं उनकी दृष्टि को देखो। इतिहास मैंने जैसे कि आपको पहले बताया है, एक दृष्टिकोण है, एक दृष्टिकोण है जो कि अगर कोई व्यक्ति दलित और दमित समाज से आता है तो उसका जो दृष्टिकोण है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके परिवार, उसकी दृष्टि में उसका जो शिक्षण संस्थाएं, ठीक है, ये सारे क्या है, उसका व्यक्तित्व निर्माण करते हैं, और वो उसी को देख करके उसी प्रकार के थॉट उसके बन जाते हैं, और वो जो लिखता है वो आंकड़ों की जो व्याख्या है अपने तरीका से करना शुरू कर देता है, और उसी तरीका से एक स्कूल बन जाता है, उसी तरीका से एक संप्रदाय बन जाता है। यही है। तो इनका जो मुक्ति आंदोलन है उनको इन्होंने क्या है कि वरीयता नहीं दी उस टाइप से जिस टाइप से इन्हें देनी चाहिए थी, या इसके पीछे भी कुछ है, वो हम देखेंगे क्या है इसके पीछे भी, कि क्या वास्तव में अंग्रेज इनको पुश कर रहे थे कि इनका जो माइंड है वो डाइवर्ट किया जाए। देखो इतिहास तो जो है लिख दिया, जो पेपर में आपको लिखना है वो भी ठीक है, लेकिन आप भी इसमें विचार करना, जो हम जैसे कह सकते हैं कि भाई एक थ्योरी है, अलग अलग तरीका की थ्योरी आती है, इतिहास में भी वही है कि आपको क्या वास्तव में ये अंग्रेज लोग इन्हें पुश कर रहे थे भारत को डिवाइड, जिसे कहते थे बांटो और राज्य करो की नीति। अगर कोई वर्ग इस तरीका से कर रहा है तो दूसरे वर्ग को भारत में ही उसके विपक्ष में खड़ा कर दो, विपक्ष में खड़ा कर दो, ताकि वो आपस में ही लड़ें, आपस में ही उनकी एनर्जी वेस्ट हो और हम अपना शासन करते रहें। तो किस किस के बीच में, राजा राजा के बीच में बांटो और राज करो की नीति। जो सामाजिक सुधार आंदोलन थे उनके बीच में दो समाज सुधार आंदोलनों को आपस में लड़ा देना, वो यही है बांटो और राज करो की नीति, और कुछ नहीं है। समझ गए आप। अब यहां देखना, उन्होंने ऐतिहासिक, ये उसकी कमी भी है, ये अगर पेपर में आता है तो आप लिखेंगे कि हाँ इसकी जो राष्ट्रवादी उपागम है उसमें कमी भी थी कि जो भी दलित और दमित कुचले लोग जो थे उनके विरुद्ध, उनके जो लिए चलाए गए आंदोलन थे उनमें उनका इन्होंने पूर्णतः समर्थन नहीं किया या इतनी अच्छी तरीका से उनको समर्थित नहीं किया। उन्होंने ऐतिहासिक विकास में भारत की उत्कृष्टता को सिद्ध करने के प्रयास में भारतीय सामाजिक संस्थाओं के ऐतिहासिक मूल्यांकन की उपेक्षा कर दी। समझ गए आप। विकास और उत्कृष्टता को सिद्ध करने के प्रयास में भारतीय सामाजिक संस्थाओं की, देखना भारतीय सामाजिक संस्थाओं के ऐतिहासिक मूल्यांकन, समझ लेना इस बात को, उपेक्षा कर दी। कुल मिलाकर इस उपागम ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास की उपेक्षा की। देखना यहाँ पे इस प्रकार इसने कुल मिलाकर के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास, समझ गए आप, इस इतिहास की इन्होंने क्या कर दी, उपेक्षा कर दी। बुक में तो आपको सिर्फ इतना ही मिलेगा, कोई भी बुक आप उठा लेना आपको इतना मिलेगा, लेकिन जो मैंने आपको प्रश्न लिखाया था, याद करो अभी जो मैंने आपको प्रश्न लिखाया था क्या था, भारत को लेकर अंग्रेजों की दृष्टि न पूर्णतः आधुनिकीकरण की थी और न ही पश्चिमीकरण की। वस्तुतः उनकी नीतियां साम्राज्यवादी हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती थी। विश्लेषण करें। क्या आप ये पढ़कर के आप बना सकते हैं क्या ये प्रश्न? ये जो मैंने अभी आपको बताया है इसे पढ़कर के आप बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो अब ये तो हो गया बेसिक, थोड़ी सी समझ आपको हो गया कि ये है क्या, ये आज़ादी से पहले था नहीं या उस रूप में नहीं था। समझ गए। आर्थिक रूप में वो इस तरीका से डेटा एनालिसिस कर रहे थे, कुछ लोग थे जो कि मैंने आपको बताया है ये लोग, और उसको ला करके सामने रख रहे थे और उसके आधार पर ही वो क्या है
जो अंग्रेज थे उनको बता रहे थे कि देखो आप ये कमी कर रहे हैं। और क्यों नहीं लिखा गया, जो कि मैंने आपको बताया है कि उससे पहले प्रेस पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं, छोड़ी ही नहीं थी। अगर आप कुछ भी लिखते अंग्रेजों के विरुद्ध तो आपको क्या कर दिया जाता, जेल में डाल दिया जाता, आपको राष्ट्रद्रोह का केस लगा करके। इसलिए आपको पहले ये तरीका के इतिहासकार यहाँ दिखेंगे नहीं राष्ट्रवादी। लेकिन इस प्रकार के जो प्रश्न है उसको देने के लिए अब आपके पास में क्या होना चाहिए वो आप लिखिए, ठीक है। और आप लिखना प्रारंभ करेंगे, अब आप लिखना प्रारंभ करेंगे इसके अंदर और ए पॉइंट में लिखेंगे, लिखना, हाँ, ताकि आप ये प्रश्न को हल करने के लिए आप कम से कम समझ पैदा हो आपके अंदर। लिखेंगे जो भारत, लिखना, लिखेंगे राष्ट्रवादी में पहला ए, लिखना भारत रूपी राष्ट्र के प्रति भावनात्मक लगाव रखते थे। मैं ज़्यादा लंबे सेंटेंस लिखा नहीं रहा हूँ इसीलिए, ताकि शॉर्ट में ही आपको याद हो। यानी कि राष्ट्रवादी कौन थे, यानी कि ये भारत जो राष्ट्र है उसके प्रति क्या था, एक भावनात्मक लगाव था इनका। बी लिखेंगे, इसमें बी लिखेंगे ये अतीत की गौरवपूर्ण उपलब्धियों। और देखो ये मैं आपको बता देता हूँ, इस बुक में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया है, कुल मिलाकर के यानी कि ये जो उपागम सामाजिक सुधार आंदोलन को उचित स्थान दिया, लेकिन उनकी इस ओर से आलोचनात्मक दृष्टि नहीं रहा और उन्होंने अक्सर निम्न जाति और जनजाति द्वारा चलाए गए मुक्ति आंदोलनों की उपेक्षा की। उन्होंने ऐतिहासिक विकास में भारत की उत्कृष्टता को सिद्ध करने का प्रयास किया, भारतीय सामाजिक संस्थाओं के ऐतिहासिक मूल्यांकन की उपेक्षा कर दी और कुल मिलाकर इस उपागम ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास की उपेक्षा की। अब ये जो लाइन लिखी है ना, इसे याद रखना, क्योंकि मैं जो आपको इतिहास पढ़ा रहा हूं ना, ये इतिहास प्रमाणिक है। और ये सिर्फ मैं आपको राष्ट्रवादियों के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ा रहा हूं, यहां मैं आपको राष्ट्रवादी, समाजवादी, जो आपके साम्यवादी, आपके मार्क्सवादी, जो कि दोनों उसी में आ जाएंगे, ठीक है, समाजवादी और साम्यवादी में पढ़ा चुका हूं, दोनों एक ही लाइन के, यानी कि दोनों एक ही उसमें आते हैं, डिग्री का अंतर है। और साथ ही साथ आपको साम्राज्यवादी, राष्ट्रवादी, साम्राज्यवादी, समाजवादी, सारा मैं आपको पढ़ा रहा हूं। लेकिन मेरी दृष्टि में इस किताब में लिखी गई जो ये देखो, इस किताब में ये किसका किताब है मैं आपको बता देता हूं, ये राजीव अहीर सर का बुक है। और ये जो बुक है ये लिखी जाती है, कोई एक बुक ले लिया उसी से उन्होंने भी एक बुक लिख दिया। अब जो बच्चा इसे पढ़ रहा है उसके पास इतनी समझ तो है नहीं, बल्कि जो शिक्षक है उनके भी पास ये समझ नहीं है कि वो इस बात को क्या सिद्ध कर सकते हैं। ये बात जो लिखी हुई है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास की उपेक्षा की, ये जो लाइन इसमें लिखी गई है, क्या ये बात सही है? ये बात जब मैं ये पूरा पढ़ा दूंगा ना आपको समझ में आ जाएगी कि वास्तव में ये बात सही है जो इस किताब में लिखी हुई है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत में एक अलग ही तरीका का जो इतिहास है वो लिखा जाता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन विपिन चंद्रा जैसे इतिहासकार हैं, हाँ ठीक है, ऐसे बहुत सारे और भी इतिहासकार हैं जिन्होंने डिस्टॉर्ट किया है इतिहास को, समझ गए, इतिहास को क्या कर दिया है, डिस्टॉर्ट किया है। और ये मैं इसे सिद्ध करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीका से इतिहास, जब आप किताब पढ़ेंगे ना, पूरी किताब पढ़ो, मैं कहता हूं उनकी पूरी किताब पढ़ो और फिर जाकर के उसे चेक करो, क्योंकि मैंने आपको इतिहास में क्या पढ़ा है, इतिहास क्या है, तार्किक हो और तथ्यात्मक हो। अगर इन दोनों शर्तों पर पूर्णतः वो उतरता है, मैं पूरी लिस्ट दे दूंगा ऐसे इतिहासकारों की आपको जिनको भारत में मानते कि बड़े इतिहासकार हैं वो, लेकिन इतनी गलती किए हुए हैं पूरे इतिहास की। उनकी किताब आप पढ़ेंगे बहुत मिस्टेक है, लेकिन सिद्ध क्यों नहीं करते आप? मैं तो जानता हूं ना कि ये आपने बुक लिख दिया, लेकिन आप ये सिद्ध तो करो ना कि ये जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे उन्होंने ये वाला जो मैं आपको बताया है, ये जो जनजातियों द्वारा चलाए गए मुक्ति आंदोलन का, ठीक है, ये बात थोड़ा इसमें सच्चाई है, पूर्णतः ये सत्य नहीं है, मैं ये भी आपको बताऊंगा आने वाले समय में। लेकिन आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास की उपेक्षा इन्होंने कैसे की है, ये क्यों सिद्ध नहीं करते? पढ़ो या पूरा बुक पढ़ लेना, आप मैं दिखाऊंगा आपको। लेकिन अभी आप इसे लिखो, मैं जो आपको लिखा रहा हूं, इसे लिखने से आपको समझ में आ जाएगा कि मामला क्या है। देखो लिखेंगे, ये अतीत की गौरवपूर्ण उपलब्धियों एवं वर्तमान की दुर्दशा पर अफसोस करते हैं। लिखेंगे, दूसरा पॉइंट है ये अतीत की गौरवपूर्ण उपलब्धियों, क्योंकि अगर इन्हें रिवाइव करना है, काउंटर करना है उपनिवेशवादियों को, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वही चोट करनी पड़ेगी जहां उन्होंने डिमोरलाइज किया है। और उन्होंने डिमोरलाइज कहां से करना प्रारंभ किया? आपकी संस्कृति से। यानी कि आप कौन थे? सपेरे। यानी कि आप क्या थे? आप भारत के जो लोग, आप देखेंगे ना, यही तो सब चल रहा था पहले। आजादी के बाद भी हमारे ऐसे नेता हुए जिन्होंने इस देश को मजाक बनवा कर रख दिया। सपेरों की धरती है ये सपेरों की धरती नहीं है, ये ऋषि मुनियों की धरती है, ठीक है। ऐसे ऋषि मुनियों की धरती है जिन्होंने
जिन्होंने यहां बैठ करके ये बता दिया, जो आइंस्टीन, न्यूटन ये बहुत बाद में बता पाए, वो उन्होंने पहले बता दिया। समझ गए? हाँ, तो अगर आप इस दृष्टि से देखेंगे तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने ये किया कि जो अंग्रेजों ने नष्ट किया था कि आपकी तो कोई संस्कृति है ही नहीं, हाँ हम तो आपको सुधारना है, आप तो जंगली थे, आप आदि मानव थे, उन्हें फिर ये बताना शुरू किया कि नहीं नहीं, हमारे पास तो चरक थे, हमारे पास सुश्रुत थे, हमारे पास आर्यभट्ट थे, हमारे पास कालिदास थे, हमारे पास तुलसीदास थे, हमारे पास तो एलोरा की गुफाएं हैं, हमारे पास तो ये, जब ये हमारे पास ऑलरेडी इतनी पुरानी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है हमारे पास में, तो जब ये सारी बातें निकल करके सामने आती है तो इससे क्या होता है कि जो राष्ट्रवादी थे, जो वो अब तक यही तो तर्क दे रहे थे ना वो, कि नहीं नहीं आपके पास तो ऐसा कुछ है नहीं, तो आपकी तो कोई संस्कृति नहीं, हम आए हमने आपको सभ्य बनाया, लेकिन नहीं, भारत की संस्कृति बहुत पुरानी थी और बहुत ही समृद्ध संस्कृति भारत की थी। ये मैं आपको आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाऊंगा, ये सभ्यता और संस्कृति होती क्या है। ठीक है, अभी आप लिखेंगे पहले यहां पे तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ये ब्रिटिश कंपनी एवं ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये ब्रिटिश कंपनी एवं सरकार के कंपनी और सरकार के दोनों संयोजन भारत विजय को मानते हैं। यानी कि भारत की जो विजय है जो इन्होंने की थी, उसमें वो ब्रिटिश और जो कंपनी है, ब्रिटिश सरकार और कंपनी दोनों की मिली भगत को मानते हैं। यानी कि दोनों की ही जो ब्रिटिश सरकार कहती रही कि नहीं हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, वो तो एक कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी, तो ये बात सत्य नहीं है। तो ये मानते हैं राष्ट्रवादी कि नहीं, ये जो बोल रहे हैं इसमें ऐसा नहीं, ब्रिटिश की जो सरकार थी वो भी और जो कंपनी थी वो दोनों की ही इसमें क्या है, मिली भगत है, दोनों ही इसमें शामिल हैं। लिखेंगे और लिखेंगे इसमें, इनके अनुसार भारत की ब्रिटिश सरकार ने भारत को पश्चिमी रंग में रंगने का प्रयास किया, ताकि भारतीयों का सांस्कृतिक आत्मगौरव समाप्त किया जा सके। समझ गए? ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको। वो ऐसा क्यों कर रहे थे, ताकि भारत के जो लोग हैं उनका जो सांस्कृतिक आत्मगौरव जो था उसको समाप्त किया जा सके। यह साम्राज्यवादी हितों के लिए जरूरी था। इसके समानांतर राष्ट्रवादी भारतीय ज्ञान विज्ञान, इसके समानांतर राष्ट्रवादी ज्ञान विज्ञान कला साहित्य की श्रेष्ठता पर बल देते हैं। समझ गए आप? ये जो उपेक्षा करेंगे जो साम्राज्यवादी और राष्ट्रवादी कहेंगे, ये याद दिलाएंगे देखो हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध थी, हमारे यहाँ कला का विकास, जैसे कि मैंने बताया एलोरा की गुफाएं हों, ठीक है, हाँ वैसे और बहुत सारी गुफाएं हैं, इस तरीका की गुफाएं हों, वो कला को दिखाएंगे, वो साहित्य को दिखाएंगे, वो कालिदास रामचरितमानस या रामायण दिखाएंगे, है ना, गीता दिखाएंगे, वेद पुराण दिखाएंगे कि हमारी जो कला है, हमारा जो साहित्य है वो कितना रिच है आपसे, ठीक है, इस तरीका, ताकि भारत के जो लोग हैं वो गौरव से भर जाएं। लिखेंगे, राष्ट्रवादी इतिहासकार ब्रिटिश शासन के दौरान राष्ट्रवादी इतिहासकार ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के विचार के स्थान पर ये कहते हैं, पहला लिखेंगे इसमें, ऐसा लिख लेना पॉइंट बना कर, कहते हैं चूंकि सरकार साम्राज्यवादी थी, इसीलिए भूराजस्व का अधिकतम कर लगाया गया। समझ गया? यानी कि वो ये कहते हैं कि जो
आधुनिकीकरण के ये नाम बोल रहे हैं कि हम आधुनिकीकरण कर रहे हैं, हम रेलवे लेकर आ रहे हैं, जैसा कि आपको पता है हम रेलवे का विकास किया, टेलीफोन टेलीग्राम जो है उसका विकास किया, या जो भी वो बोलते हैं कि हमने आपके यहाँ ये विकास किए। तो ये जो विकास है वो कैसे किए? क्योंकि उन्होंने जब रेलवे का विकास किया तो उन्होंने कंपनी पर कर नहीं लगाया, कंपनी के कर को नहीं बढ़ाया। जब उन्होंने यहाँ के जो हथकरघा उद्योग है उसको जब तोड़ा, तो क्योंकि उन्होंने ये दिया जो कि अभी किताबों में आपको लिखा मिलेगा, क्योंकि ब्रिटिश के जो लोग थे वहाँ पर क्या हो गया था, वहाँ पर मशीन का विकास हो गया था, यानी कि हाथ से सूत नहीं कतता था, बल्कि मशीन जो है जिसे बोलते हैं स्पेनिंग, जेनी स्पेनिंग कुछ करके नाम है उस मशीन का, उसका विकास हो गया था। इसलिए जो कपड़े थे वो बहुत फाइन बनते थे, है ना। और जो भारत के लोग जो थे वो हाथ से कपड़े बनाते थे, तो वो खुरदरे थे बहुत ज़्यादा। और वहाँ से जो कपड़ा है वो भारत जैसी और भी कॉलोनी थी, वहाँ पर क्या है, इंपोर्ट होना शुरू हो गया। वहाँ पर वो इंपोर्ट होना शुरू हो गया और उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया, बल्कि उनसे ये बोला गया कि हम आप यहाँ आइए और 5% का लाभ तो आपको देंगे ही देंगे। यानी कि एक तरीका से विभेदकारी जो नीति है, मैं सारी लिखाने वाला हूं, ये जो विभेदकारी नीति है इनके कारण, प्लस जो भी वो विकास यहाँ पर अपने हितों को साधने के लिए कर रहे थे, यहाँ का विकास नहीं था, वो क्या था, ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज आप कह सकते हैं ना, कर आप रहे हैं लेकिन गलती से भला हो जाए, वो वाला बात होता है। ये अंग्रेज जो भी साम्राज्यवादी होते हैं वो इसी आधार पर कार्य करते हैं। तो जो भी वहाँ से माल आ रहा था उसको भारत में डाल रहे थे, उन पर कर नहीं लगा रहे थे, बल्कि भारत के अंदर जो किसान थे उनके ऊपर वो कर लगा रहे थे। और कर दो तरीका से लगा रहे थे, एक तो होता है उपज के आधार पर और एक होता है भूमि के आधार पर। समझ गए ना आप? देखो ये पॉइंट आपको मैं समझा रहा हूं कि भू राजस्व पर अधिकतम कर लगाया गया। तो भू कर जो होता है ये दो तरीका का होता है, मैं आपको इसमें बता देता हूं एक बार। ये दो तरीका से लगता है। पहला होता है उपज के आधार पर, दूसरा होता है भूमि के आधार पर। समझ गए आप? देखो इसमें क्या होगा कि वो ये कह देंगे कि अगर आप इतनी अमुक उपज करते हैं तो उसका इतना %, यानी कि अगर 100 उपज हुआ है तो इसका 20% हमारे पास आ जाएगा। अब ये सही है, ठीक है। अब हो सकता है कि भाई अगली बार 80 हो और उसका 20% वो अगर यहाँ से लेता है तो 20 ही आ जाएगा उसके पास में, लेकिन अगली बार 80 होता है तो 80 का करेंगे तो कितना आएगा उसके पास में, इसका 20% आप निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, यानी कि 16, यानी कि 16 ही अंक उसको आएगा, यानी कि 16 यूनिट उसको मिलेगा। लेकिन अब की बार 20 मिला। लेकिन ये इतना नहीं, ये खतरनाक था ये वाला। भूमि के आधार पर जब उन्होंने ये कर लगाने का प्रयास किया तो उन्होंने ये पद्धति अपनाई कि अगर आपके पास में ये 10 एकड़ कोई भूमि है, अब उन्होंने ये मान के चला कि 1 एकड़ में कितना माल होता है, मानो 10 है ना, 10 क्विंटल माल होता है, तो 10 एकड़ में कितना हो गया, 100 क्विंटल हो गया। समझ गए आप? अब 100 क्विंटल में उन्होंने ये मान के चला, अब उसके आधार पर इसमें इसकी जो टोटल वैल्यू है वो कितना हो गया, मानो 1000 रुपया, ऐसा मान के चलेंगे, ठीक है। इसका टोटल वैल्यू 1000 रुपया है और उन्होंने ये माना कि भाई 200 रुपया इसका क्या है, इसका खर्च हो गया होगा ऐसा उगाने में, बचा कितना, 800 रुपया, ठीक है। इसका ये है 1000 रुपया, लागत जो लगाई उसने वो 200 रुपया उन्होंने हटा दिया, बचा कितना, 800 रुपया। अब इस 800 रुपये पे उन्होंने कहा अब हमें 20% चाहिए। समझ रहे हैं ना आप? ये 20% अब उसे चाहिए। अब 20% ठीक है, उन्होंने ये मान के चले, लेकिन बात समस्या यहाँ पे पैदा होती है कि वो ये मान के चल रहे हैं कि हर बार ही 10 एकड़ में, हर एकड़ में 10 क्विंटल ही पैदा होगा। यहाँ से समस्या होती है ये वाली। और ये जब वो मान के चलते हैं कि 10 क्विंटल पैदा होगा, हो सकता है कि आगे कोई बाढ़ आ जाए, कोई फेमाइन आ जाए या सूखा पड़ जाए, तो इस तरीका से वहाँ तो होगा नहीं। लेकिन इन्हें क्या चाहिए, अब ये जो ये इसका 20% है, कितना हो जाएगा ये 20% आप निकालेंगे इसका, इसे निकालो आप, तो ये हो जाएगा 160। समझ गए ना? उन्हें 160 रुपये चाहिए ही चाहिए। अब नेक्स्ट टाइम कोई फेमाइन आएगा, फेमाइन आया, कितने का पैदावार हुआ, मानो यहाँ पे 500, यहाँ पे 50 हुआ है ना, 50 क्विंटल, 50 का कितना हो जाएगा, 500। 500 में जैसे कि आपको पता है लागत तो उतना ही आएगा, 200 हो गया, बचा कितना, 300। अब 300 में से उसे कितना चाहिए, उसका 20% उसे चाहिए। फिर अब आ रहा है समझ में आपको? यानी कि 20% नहीं, उसको उसका इतना चाहिए, रुपया में चाहिए उसे,
है ना, परसेंट नहीं, उसे इतना चाहिए, रुपया में ही चाहिए, यानी कि 160 रुपया। ये मैं आपको एक उदाहरण लेकर के बता रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि ये स्थायी कर दिया उन्होंने, और अब उन्हें चाहिए, हो सकता है ना हो इतना, तो उसमें क्या है, फिर बाद में उन्होंने कहा कि देखो अगर आप ये नहीं दे पाते तो आपको हम अपनी जमीन को बेचने का राइट देते हैं। जबकि इससे पहले भारत में उत्तराधिकार में आपको जमीन मिलती थी, ना कि जमीन बेची और खरीदी जाती थी। तो ये अंग्रेजों ने पहले किया, और उसका कारण मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये कर दे नहीं पाएंगे तो वो जमीन को फिर बेचेंगे। और इसका नाम क्या दिया, उन्होंने कहा कि देखो हमने तो एक लिबरलाइजेशन करा आपके यहाँ पे, जमीन जो आपकी परंपरागत होती आई थी वो पहले उसको सोल्ड नहीं कर सकते थे, बेच नहीं सकते थे, हमने क्या है ऐसा कानून बनाया कि अब लोग जो है अपने प्रॉपर्टी के मालिक हो गए। समझ रहे हैं आप, नाम क्या दे दिया, कर क्या रहे हैं और नाम क्या दे रहे हैं, ये इनकी धूर्तता है, ये है धूर्तता। यानी कि आंकड़े तो हैं लेकिन उनको कैसे पेश किया जा रहा है ये आप देखिए। बात तो सही है कि लैंड तो उन्होंने दिया, यानी कि जो इंडिविजुअल राइट्स दिए, लेकिन राइट्स के पीछे मंशा क्या है वो देखिए आप। इसलिए कहते हैं कि आंकड़े होते हैं लेकिन उन आंकड़ों को किस प्रकार से घुमाया जाता है, ये है सबसे बड़ी बात। तो ये आप देखेंगे, क्योंकि सरकार साम्राज्यवादी थी इसीलिए जो भू राजस्व कर था उसको लगाया गया, भूमि पर कर निर्धारण किया गया। जैसे मैंने अभी आपको भूमि पर कर निर्धारण करा गया, ये जो भूमि पर कर है ये निर्धारण करा गया, और नगद की वसूली किया गया, नगद की वसूली किया गया, है ना। और वसूली को, वसूली लिख लेंगे, वसूली किया गया, और वसूली को कारगर बनाने के लिए, वसूली को कारगर बनाने के लिए, क्योंकि वो हर बार तो नहीं दे सकते थे, आपको पता चल गया इस बात को, बनाने के लिए किसानों को भूमि बेचने और उसे गिरवी रखने का अधिकार दिया गया। अब आगे समझ में, यानी कि एक और तो कहेंगे कि हमने भूमि के राइट्स दे दिए, इंडिविजुअल राइट्स को हमने प्रोपोगेट किया, लेकिन दूसरी ओर क्या क्या है, मंशा क्या है वो देखिए आप, है ना। हाँ ठीक है। इसीलिए कृषक बड़े पैमाने पर ऋण भार में फंस गए, इसीलिए कृषक बड़े पैमाने पर ऋण भार में फंस गए। कोई भी अगर साहूकार है, साहूकार के यहाँ पे वो अपनी भूमि उसने रख दिया, सपोज करो भाई नहीं चाहेगा ना अपनी भूमि को बेचना, सबसे पहला आदमी क्या करेगा, ठीक है मैं इसे रखे देता हूँ गिरवी, और मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूँगा, जब मेरे पास पैसा हो जाएगा मैं मेहनत करूँगा, यही सोचता ना, नॉर्मल सोच तो यही है, और फिर मैं इस भूमि का जो पैसा है वो चुका दूंगा और अपनी जमीन में ले लूंगा। लेकिन हुआ क्या, ये पैसा तो उसने ले लिया, लेकिन फिर वो ऐसे जाल में फंसा जिसे हम कहते हैं विशियस साइकिल, कि ना तो जमीन रही और वो और जाल में फंसता गया। अगर उसी टाइम पर वो उसे बेच देता तो कर मुक्त हो जाता, लेकिन उसे गिरवी रखने के बाद में वो फंस गया, और अब जमीन भी तो गई लेकिन बंधुआ मजदूर और बन गया। बंधुआ मजदूर का कंसेप्ट यहीं से आता है, ये भारतीय समाज में नहीं है, ये सब इन्हीं की कारस्तानी है, समझ गए आप। तो हुआ क्या, और भी बुरा हो गया उसके साथ में। हाँ ठीक है, लिखेंगे ऋण भार में फंस गए और बड़ी संख्या में किसान भूमिहीन हो गए। कैसे हो गए, ये एक एक लाइन समझना है। देखो मैं पढ़ा इसीलिए रहा हूं, चाहता तो मैं भी इसका एक पीडीएफ बना करके थोड़ी देर में लपेट के चलता बनता है, ऐसा नहीं। मेरा सिर्फ यहाँ पे अपना ये नहीं है कि करा के मुझे तो जाना है, नहीं, मुझे आपको समझाना है, मुझे आपको समझाना है कि वास्तव में एक एक लाइन के पीछे का कारण क्या है, तो ताकि आप समझ जाएं, और फिर जो भी इतिहास का बुक हो, कोई भी दुनिया का इतिहास का बुक हो, उसे पढ़ने का जो दृष्टिकोण है वो आपके पास आ जाए। बस मैं ये चाहता हूं। जापान में बोलते हैं ना, हम मछली खानी ही मत सिखाओ, मछली पकड़नी भी सिखाना है, समझ गए। हाँ, खानी सिखाते रहोगे तो क्या हो जाएगा, वो खानी तो आ जाएगी, मजा तो उसे आएगा, लेकिन उसे पकड़ा कैसे जाता है ये नहीं। और जो पकड़ने वाला है उसके क्या बन जाओगे, एक दिन तुम गुलाम बन जाओगे। बस ये है। तो मैं आपको क्या है, मैं सिर्फ मछली खानी नहीं सिखा रहा, मछली पकड़नी भी सिखा रहा हूं आपको, कि आप इतिहास को समझें कैसे। हाँ, ये टीचर के भी पास समझ नहीं है, ज्वाइन कर लेना कहीं पे भी, पेड कोर्स बहुत बिक रहे हैं, लोग चिल्ला चिल्ला करके बोल तो रहे ना, देख रहे ना आप एडवर्टाइजमेंट चिल्ला रहे हैं। हाँ, वहां पे भी जाकर देख लेना, पीडीएफ पढ़ा करके निकल जाएगा, समझाने का एक लाइन नहीं, जो लिखा है सत्य है, मान के आगे बढ़ो। और वही हमारी आदत बन जाती है कि स्टेटमेंट पेपर में आया नहीं कि हम उसे सत्य मान का आंसर लिख देते, और फिर होता क्या है, 10,000 में से 3,000 में भी गिनती नहीं आती। ये है वो कारण, और ये कारण एक दिन में नहीं बनता, और इसके ठगे हुए सब हैं, मैं आप सब, और वो भी इसी के देन है। लेकिन समस्या ये है वो जागे नहीं अभी भी। वो उन्होंने क्या किया कि जो उनका शोषण जिसने किया, अब वो किसी और का शोषण कर रहे हैं आज समाज में। हमने इसे तोड़ दिया, हमने कहा कि ठीक है अपना शोषण हुआ, कोई नहीं, हम आगे किसी का शोषण नहीं करेंगे, हम वो लाइन दिखाएंगे आपको, समझ गए आप। हाँ, वही लाइन पर हम चल रहे हैं।
इसी लाइन पे हम चल रहे हैं। हम आपको एक अलग दृष्टिकोण पर लेकर के जा रहे हैं। आप यहाँ पढ़ने के बाद में इतिहास की कोई भी बुक उठा लेना, उसे समझ पाने में एकदम सक्षम हो जाएंगे कि ये किस संप्रदाय के व्यक्तियों ने इसे लिखा है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है, चाहे वो कोई भी हो। मैं इतिहास ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। लिखेंगे आप, एक एक लाइन आपको समझ रहे हैं। और वो भूमिहीन कैसे हो गए ये भी आपको समझ गया, और वो किस तरीका से कुछ चक्कर में फंस गए हैं ये भी आप समझ गए। भूमि के आधार पर निर्धारण करना और उपज के आधार पर निर्धारण करना कर का क्या होता है ये भी आप समझ गए। अगर उपज के आधार पर होता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इतनी दिक्कत तो है लेकिन इतनी नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन यहां तो उन्होंने उनको मार के रख दिया। लिखेंगे आगे, हाँ लिखना, किसान भूमिहीन हो गए और कई बार कृषकों ने अपनी भूमि बेचने के लिए वाणिज्य कृषि का मार्ग अपनाया। वाणिज्य कृषि, और यहां से निकल के आता है नील खेती का कंसेप्ट। अब आगे आप समझ में, होता क्या है कि अब आदमी, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी व्यक्ति है, क्योंकि भारत में पहले जो है भूमि को, जैसा आज भी आप जानते होंगे, भूमि को माँ मानते हैं, यानी कि जमीन हमारी माँ है। और हम ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि क्या कारण रहा है कि जो भारतीय जो है वो पूरे विश्व पर कैप्चर क्यों नहीं कर पाए। क्योंकि हमारे पास क्षमता थी, भारत के पास क्षमता थी कि वो पूरे विश्व को कैप्चर कर पाए, लेकिन क्यों नहीं कर पाए। उसके पीछे कभी कभी क्या होते हैं कि सांस्कृतिक कारण होते हैं, धार्मिक कारण होते हैं जो हमें रोक कर रखते हैं। जैसा उदाहरण के लिए मैं एक अभी आपको बताता हूं, हमारे हिंदुइज्म में है क्या कि जल को देवता माना गया है, और हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो ये मानते थे कि अगर आप पानी को पार करेंगे तो आप पाप करेंगे, आप पाप करेंगे, पानी को पाप कर। अब अगर आप भारत को देखेंगे तो आप नॉर्थ में देखेंगे तो नॉर्थ से आप जाएंगे कहां, नहीं जाएंगे आप। अगर आप साउथ से देखेंगे तो आपको पानी में जाना पड़ेगा। अगर पानी से जाना पड़ेगा तो उसे तोड़ने के लिए फिर जो चोल साम्राज्य था उसके जैसी मानसिकता चाहिए, समझ गए आप। तो कुछ सांस्कृतिक कारण ऐसे बने कि भारत, ऐसे प्रश्न आए हैं शायद यूपीएससी में, मैं आपको दिखाऊंगा, और नहीं तो आएंगे ऐसे प्रश्न कि क्या कारण रहा भारत आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से इतना मजबूत होने के बाद भी विश्व को शासित नहीं कर पाया, पूरे विश्व पर शासन क्यों नहीं कर पाया। जबकि जो अंग्रेज थे, जो मुगल्स थे, जो हूण थे, ठीक है, वो कम शक्तिशाली और कम सांस्कृतिक रूप से कमजोर होने के बावजूद भी भारत जैसे समाज और संस्कृति को क्यों गुलाम बना पाए, इसका कारण क्या है। तो इनका कारण आपको आज की फर्जी किताबों में नहीं मिलने वाला, इसके लिए आपको डेप्थ से स्टडी करना पड़ेगा। मैं यहां पर कराऊंगा, यदि आपने ये कर लिया तो यूपीएससी का कोई भी प्रश्न हो तर्क और तथ्य के आधार पर आप उसका जवाब दे पाएंगे, समझ गए आप। लिखेंगे आप आगे, वाणिज्यिक कृषि का मार्ग अपनाया, और यहां से निकल कर आता है नील की खेती। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि धरती को मां मानते थे और मां को बेचना नहीं है, वो पाप है। और उसी के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्हें यह नहीं पता था कि इंटरनेशनल मार्केट में नील का क्या रेट है, इंटरनेशनल मार्केट में उसका जो प्रोडक्शन है वो कितना हो रहा है। अगर जैसे कि आपको पता है कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा हो गया और भारत में भी हो गया, तो हुआ क्या, इतने खपत थी नहीं, तो उसकी जो डिमांड थी वो कम हो गई। डिमांड कम हो जाएगी, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो उसका रेट कम हो जाएगा, समझ गए आप। ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि किस तरीका से वो पूरा फेल कर गया था सिस्टम, है ना। हाँ, तो चलो अभी आप लिखेंगे कि इस तरीका से क्या करते हैं वो, फिर वाणिज्यिक कृषि का मार्ग अपनाते हैं और वो सोचते हैं कि इसका क्या है, हमें पैसा मिल जाएगा। क्योंकि उस टाइम पर लोग उन्हें क्या कर रहे थे, प्रोत्साहित किया कि ठीक है हम आपको लोन दे रहे हैं, आप कृषि कीजिए। कृषि कर लिया, फिर उन्होंने कार्टेल बना लिया, और कार्टेल बना, जो मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है, वो कार्टेल बना लिया क्योंकि हमें पता है कि एक बाजार है और उसमें हम 15 खरीदार हैं। हमने आपस में बैठ करके शराब पीते हुए बात कर लिया कि ठीक है भाई इनका जो है प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, फिर आए दाएं ये कल को इनको जरूरत पड़ेगी, औने पौने दाम पर हमें ही बेचेंगे, इस टाइप से। और वो इस टाइप से बेचते हैं और उनको कर्ज जो दिया है उनको वो ब्याज नहीं पटा पाते, क्योंकि धूर्तता हमारे दिमाग में है, क्योंकि धूर्तता से आप जीत नहीं सकते। वो धूर्त थे, इसीलिए उन्होंने क्या करा कि कुछ भी वो कर रहे हैं, शोषणकारी नजरिया हमेशा बना करके रखा। ये देखो, अगर हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो मैं इसलिए वेस्ट की बुराई नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक हिंदुस्तानी हूं, बल्कि तथ्य झूठ नहीं बोलते। अगर जहां तथ्य है वहां हम भारतीय संस्कृति भी अगर कहीं पर भी गलत है उसके अब इतना ही आलोचना करेंगे, क्योंकि आलोचनात्मक दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं होगा, रैशनलाइजेशन के मार्ग पर आप जा ही नहीं सकते।
और रैशनल, जो कि मैं आपको इसमें बताऊंगा पुनर्जागरण का काल किस तरीका से आता है, वो पुनर्जागरण का काल आखिर पश्चिम में क्यों आया, भारत में क्यों नहीं आ पाया, क्या इसके कोई सांस्कृतिक कारण रहे, सामाजिक कारण रहे, धार्मिक कारण रहे, आखिर ऐसा क्या है। क्योंकि आप देखेंगे जो आज हम हैं, जो कोई भी देश आज है, उसके मूल में आप कितने भी आधुनिक बनते हो, लेकिन धार्मिक कारण जो है, सामाजिक कारण जो है और आर्थिक कारण जो है, ये उनके मूल में मिलते हैं। ये जड़ है, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा देश काल, ये सब हमारा क्या है, जड़ है। जो समाज आज आप देखते हैं उनके मूल में ये है, और वो कितना आगे बढ़ा आपको मूल से पकड़ना पड़ेगा उसे, समझ गए। हाँ, वो ये नहीं है कि अमेरिका की तुलना आप ऊपर ऊपर से कर करके भारत से कर देंगे, नहीं, आपको मूल में जाना पड़ेगा। चाइना की अमेरिका की तुलना आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, मूल में जाकर करना पड़ेगा असली वजह क्या है, और ये काम इतिहासकारों का है। लेकिन क्या इतिहासकार इतिहास के साथ न्याय कर पाए? अधिकतर इतिहासकार, मैं अधिकांश की बात कर रहा हूं, अधिकांश क्या न्याय कर पाए? कभी नहीं कर पाए। और इसीलिए इतने सारे संप्रदाय पैदा हो गए, मार्क्सवादी हो गए, साम्राज्यवादी हो गए, राष्ट्रवादी हो गए, ये इस टाइप के जो क्यों आए ऐसे निकल करके? क्योंकि हर एक का अपना एक सोचने का दृष्टिकोण, और इसे हम कहते हैं भेदभाव या फिर अप्रोच चेंज हो गया। अब कहने को उसे अच्छा नाम दे सकते हैं हम कि विविधता है, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, लेकिन ये है क्या? अगर आपका पजामा है और आपने महंगा पजामा सिलवाया है, लेकिन गलती से उसकी एक टांग छोटी रह गई है, तो अब आप क्या कहेंगे? उसे फैशन का नाम दे देंगे? हाँ, पक्का यही है। आपको अरे नहीं नहीं, ये तो फैशन है भाई, हाँ ये एक टांग छोटी बड़ी, अभी तो पूरी दुनिया में यही फैशन चल रहा है, बस यही है। आखिर ये कमी है, लेकिन बहुत संख्यक है, यानी कि जहां पर जो लोग हैं ज्यादा संख्या में उसे स्वीकार कर लेते हैं, और वही क्या बन जाती है? एक पद्धति बन जाती है, वही हमारे क्या बन जाती है? संस्कृति बन जाती है। आगे जब लंबे समय तक वो चलती रहती है, इस तरीका से ही समाज, संस्कृति और कल्चर का निर्माण होता है। ऐसा नहीं है वो कि कहीं और से उतर के वो आया है इसलिए अप्लाई हो गया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, समझ गए। मैं इसे सब कराऊंगा आपको, समाज में कुछ कराऊंगा, कल्चर में कुछ कराऊंगा, और वो इंटीग्रेटेड करके ही हम चलेंगे, ठीक है। लिखेंगे आप पहले इसमें, तो ये आपको याद होना चाहिए कि वाणिज्यिक कृषि का मार्ग उन्होंने क्यों अपनाया, और कृषि का वाणिज्यिक मार्ग अपनाने के बाद भी वो आखिर फिर क्यों फंस गए, क्यों नील विद्रोह का जैसा विद्रोह होता है भारत में, है। हाँ, ये समझ आना चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक लिखेंगे अब आप। लेकिन इसमें भी उन्हें लाभ नहीं मिला, क्योंकि उन्हें अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिला। समझ गए आप ये मेरी बात। इसके उलट कृषकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, और खामियाजा जो मैंने अभी आपको बताया है वही खामियाजा। पैसे उधार ले लिए, लेकिन जब बेचने गए तो उन्होंने उसे खरीदने से मना कर दिया। क्यों? जरूरत नहीं थी? नहीं, जरूरत थी, लेकिन क्या है, कार्टेल बना लिया, इसलिए। लिखेंगे आप 1860 का नील विद्रोह है, 1860 का नील विद्रोह इसी का परिणाम था। 1875 में दक्कन में कृषकों का विद्रोह, 1875 में दक्कन में कृषकों का विद्रोह को देखते हुए साहूकारों के विरुद्ध देखने में, हाँ लिखना ऐसे लिखो, थोड़ा अलग करो इसे। 1875 का दक्कन का विद्रोह देखने में तो साहूकारों के विरुद्ध लगता है, लेकिन वास्तव में वह अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध था। ठीक है, हाँ, इसके पीछे जो है वो, इसके पीछे भारतीय कृषि को अनिश्चित और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ देना ही इसके लिए जिम्मेदार था। अब आ गया बात समझ में? अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कैसे जोड़ दिया? वो प्रोडक्ट वहां भी जाते थे ना यहाँ के, अगर वहां प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो इसे रोक देंगे, और अगर इसे रोक देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगी तो वैल्यू कम हो जाएगी, बस ये है। अगर यहाँ की खपत यहीं पे होती, वहां ना जोड़ते, क्योंकि यहाँ के लोगों को तो नहीं पता ना वहाँ कितना प्रोडक्शन कौन कर रहा है। उस टाइम पे ऐसा तो था नहीं कुछ कि भाई इंफॉर्मेशन थी कि अमेरिका में नील ज्यादा उगा रहे हैं या फिर कॉटन ज्यादा उगा रहे हैं तो भारत से नहीं खरीदेंगे, ये ऐसा तो था नहीं। हाँ, लिखेंगे, हाँ, पैराग्राफ चेंज करेंगे। इसके साथ ही यह भी स्मरणीय है कि वाणिज्य कृषि करने वाले कृषक अकाल का, हाँ लिखेंगे, कृषक अकाल
का भी शिकार हुए, का भी सहज शिकार हुए, का भी सहज शिकार हुए। अब जो वाणिज्यिक कृषि कर रहे हैं वो कैसे शिकार हो गए मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मानो ये कोई एक कृषक है और एक ये आम आदमी है ना। चलो ऐसे देखते हैं, ये कोई कृषक है, यानी कृषक कैसा है, वाणिज्यिक। देखो वाणिज्यिक कृषक है ये, और ये कोई आम है, आम आदमी है। देखो इसने क्या है, लोन लिया हुआ है, पूरी एग्रीकल्चर पे क्या कर दिया उसने, वो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर किया हुआ है, उसका दाम मिला नहीं। ये व्यक्ति है, इसने क्या है, अपने पर जो भी है खाने पीने का जो भी अनाज है वो उगाया हुआ है, इसका नहीं भी बिकेगा कोई बात नहीं, इसका तो वैसा रेट तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वो लोग भी इसी पर आश्रित हो गए ना अब। तो ये कम भूखे मरे, जबकि भूखे मरने वालों में जो है, जो वाणिज्यिक कृषि कर रहे थे वो लोग ज़्यादा थे, इसीलिए ये उसका शिकार हो गए। ठीक है, बस यही है। क्योंकि यदि किसी, हाँ, यदि किसी साक अनाज की उपज विफल होती तो उनका मूल्य चढ़ जाता यानी कि ज़्यादा होकर के मिलता उन्हें, और वाणिज्यिक कृषि करने वाले किसान उसे खरीदने में असमर्थ थे। अब आगे समझ में, यानी कि जो अनाज ये उगा रहे थे उसे ये खरीद नहीं पाए। कारण क्या है कि इन्हें उसका पैसा ही नहीं मिला जो वाणिज्यिक फसल इन्होंने उगाई थी, इसलिए ये इससे भूखे मरने वालों में ये ज़्यादा थे। आगे लिखेंगे आप, दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, अभी हमने ऐसा लिख रहे थे। राष्ट्रवादी इतिहासकार यह भी कहते हैं कि ब्रिटिश शासन के पहले 18वीं सदी के मध्य तक भारत का हस्तशिल्प विश्व में नंबर 1 पर था। यानी कि जो हस्तशिल्प उद्योग था, क्राफ्टिंग जो थी वो नंबर 1 पर थी। पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय निर्यात, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय निर्यात का कुल यानी कि लगभग 25% भारतीय बाजार जो है उसकी हिस्सेदारी होती थी 18वीं शताब्दी के मध्य तक। समझ गए आप? इसमें भारत के अंदर से ज्यादा आय और जीवन स्तर की अच्छी दशा बनी हुई थी। यानी कि उस टाइम पर भारत में जो जीवन स्तर था वो अच्छा था, ये बोल रहे हैं, अच्छी बनी हुई थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार के दौरान नगरीय हस्तशिल्प तबाह हो गया। और इस तबाही के लिए जिम्मेदार कारण क्या थे? लिखेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट और साम्राज्यवादी इतिहासकार कहते हैं, ये डाल लिया आपने, इस तबाही के लिए जिम्मेदार कारण क्या थे? लिखेंगे इसमें, मैं लिखे देता हूं, देखो। अब इसमें लिखेंगे आप नीचे यहां से ब्रिटिश गवर्नमेंट और साम्राज्यवादी इतिहासकार कहते हैं कि आधुनिक उद्योग के उद्धार और बेहतर उद्योगों के लिखेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट और साम्राज्यवादी इतिहासकार कहते हैं कि आधुनिक उद्योगों के बेहतर गुणवत्ता और कम मूल्य पर ही उपलब्ध थे। देखो, जब मैंने आपको भी बताया, क्योंकि वो अगर उनसे आप पूछोगे ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहासकारों से कि आप इसका क्या कारण मानते हो कि जो भारत में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग जो था वो किस तरीका से डिस्ट्रॉय हो गया, ये तो आपके ऊपर, तो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। देखो, अंग्रेज जो ब्रिटेन में
औद्योगिक क्रांति हुई और मशीनीकरण हो गया। वो मशीन जो थी वो फाइन प्रोडक्ट बनाती थी और वो संख्या में ज़्यादा बनाती थी। क्यों? और संख्या में ज़्यादा बनाती थी, मशीन से बनता था, टाइम कम लगता था, इसलिए उसकी जो वैल्यू थी, मूल्य जो है वो कम हो गया। और जब वो भारतीय बाजारों में आया तो उसने भारतीय हस्तशिल्प का जो उद्योग था उसके जो प्रोडक्ट थे उनसे अच्छा परफॉर्म किया और उन्होंने इसकी मार्केट कैप्चर कर ली। बस ये है, यानी कि क्या है, ये काल चक्र है, हमने इसमें कुछ नहीं किया, ये बदलता रहता है इस तरीका से, वो ऐसा बोलते हैं। जबकि जो हमारे इतिहासकार है वो कहते हैं कि नहीं, राष्ट्रवादी इतिहासकार ये कहते हैं कि इन्होंने जानबूझकर उन पर टैक्स नहीं लगाया, और टैक्स नहीं लगाया इसीलिए वो ज़्यादा कॉम्पिटेबल रही, ज़्यादा कॉम्पिटेटिव हो गई भारत के अंदर मार्केट में। एक तो थी सस्ती और भी इन्होंने उसे सस्ता करके बेचा और जो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ये बताते हैं वो। और आप लिखेंगे इसमें, हाँ, आधुनिक उद्योगों में बेहतर गुणवत्ता थी और कम मूल्य पर वो उपलब्ध थे, इसीलिए उनके आने पर भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन शुरू हो गया। और यह सिर्फ भारत में ही नहीं, अमेरिका और इंग्लैंड में भी हुआ, वो ऐसा भी बोलते हैं, समझ गए? ये सिर्फ भारत में ही नहीं हुआ, ये तो अमेरिका और इंग्लैंड में भी हुआ। लेकिन लिखेंगे आप, लेकिन राष्ट्रवादी इतिहासकार ठीक कहते हैं कि इंग्लैंड और यूएसए में हस्तशिल्प के पतन के कारण पतन के कारण गरीबी और बेरोजगारी, भूखमरी नहीं आई। देखना, ये सही बात आप देखोगे, लॉजिक तो आप भी लगाओगे। पहला वाला जो इन्होंने तर्क दिया वो आपको भी सही लगा होगा कि बात तो सही है सर, कि अगर मशीन बनाएगी तो फाइन प्रोडक्ट बना देगी। और ये तो हम आज भी देखते हैं कि अगर कोई भी रोबोट जो है वो अगर मनुष्य को रिप्लेस कर रहा है तो ये भी तो आज एक बदलाव ही है। तो क्या आने वाले इतिहास में इतिहासकार इसे ऐसा देखेंगे कि नहीं, इसीलिए रोबोट बनाए गए थे किसी मानवद्रोही के द्वारा ताकि मानव को रिप्लेस किया जा सके? उनका तर्क आपको ऐसा लगेगा। लेकिन एक तर्क ये भी है कि देखो, ठीक आप कहते हैं कि यूएसए में भी हस्तशिल्प था, उसको भी रिप्लेस किया, इंग्लैंड में भी किया, लेकिन उनकी स्थिति ये तो नहीं हुई जो भारत में हुई। भारत में तो भुखमरी हो गई, लेकिन वहां तो भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी नहीं आई। बात सही है ना? हाँ, अब आगे लिखेंगे नहीं आई, जो कि भारत में आई क्योंकि भारतीय हस्तशिल्प का पतन इसीलिए हुआ था क्योंकि इंग्लैंड में आधुनिक औद्योगिकरण का आगमन हुआ और उसी के कारण, और उसी को बाजार देने के लिए 1813 से इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार समाप्त कर 1813 से इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर फ्री ट्रेड पॉलिसी 1813 है ना, हाँ, लाई गई। 1853 के बाद ये लाई थे ना 1813 में, हाँ, 1813 में फ्री ट्रेड इंडिया पॉलिसी लाई गई। और भारत क्योंकि उधर तो पूरा हो रहा है तो कॉम्पिटिटिव रह नहीं पाएगा, टैक्स आपने लगाया नहीं, बस यही है वो कारण। 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मान्यता, वो उसका जो कंपनी को जो एकाधिकार है उसे समाप्त कर दिया गया था और फ्री ट्रेड पॉलिसी वो लेकर के आए थे। 1853 के बाद रेलवे ने हस्तशिल्प के पतन के ताबूत में 1853 के बाद रेलवे के विकास ने हस्तशिल्प के पतन के ताबूत में अंतिम कील ठोक दिया। अब वो कैसा आप समझे? रेलवे ने क्या किया कि उन्होंने जो बंदरगाह थे वहां तक जो माल आता था उसको देश के कोने कोने में बहुत स्पीड से पहुंचाने का कार्य किया, बहुत तेजी से वो पहुंचने लगा, जिससे जो भारतीय हस्तशिल्प कला जो बची हुई थी वो भी, इसकी रीढ़ की हड्डी जो थी वो भी तोड़ डाली। समझ गए आप? हाँ, अंतिम कील ठोक दिया क्योंकि अब और भी ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भारत में आ सकते थे। इसी बीच विलियम बेंटिंग और मैकाले की पद्धति ने भी
मैकाले की पद्धति ने भी अतिरिक्त योगदान किया, क्योंकि एक तरफ जहां पर परंपरागत अभिजात वर्ग का पतन हुआ, वहीं पश्चिमी रंग में रंगे भारतीयों का जन्म हुआ। समझ गए आप? हाँ, ठीक है, जन्म हुआ। तो यहां से आपको मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा बच्चों। तो आपने आज देखा, हमने आधे से ज़्यादा कर लिया है। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने किस तरह की दलील दी है, जो मैंने प्रश्न दिया है आप उसे लिखने का कुछ प्रयास करेंगे, क्योंकि मैंने ओरली बहुत सारा आपको बता दिया, लिखा तो मैं दूंगा इसे, तो आप ये करेंगे। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।